दोस्तों स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग न्यू बैच में नए क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके एग्ज़ाम की दृष्टि से उनको कंटिन्यू करते हैं। और जो भी अभ्यर्थी इस नए बैच में नहीं जुड़े हैं वो सारे अभ्यर्थी जिसको भी इस बार जॉब की ज़रूरत है, जिसे भी लगता है कि हमें इस बार जॉब चाहिए, चाहे एएनएम वाले हो चाहे जीएनएम वाले हैं, क्लास में ज़रूर जुड़ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों की क्लासेज हो रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक नए बैच में नहीं जुड़े हैं वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा। क्लास तो बहुत दिनों से चल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पहले से भी ज्वाइन है। जो पुराने स्टूडेंट है वो भी नए बैच में जुड़ जाए और जो अभी तक नहीं ज्वाइन किए वो सारे स्टूडेंट ज़रूर जुड़ जाइएगा इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होने जा रहा है। कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दूसरी ट्राइमेस्टर का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। हमने आपको बता रखे हैं कि गर्भ धारण की जो समय अवधि होती है वो 9 महीना का होता है ये आप सबको पता है। उसको 3 ट्राइमेस्टर मतलब कि 3 टर्म में बांटा जाता है। पहला ट्राइमेस्टर 3 महीना का 3 महीना कर करके उसको मतलब कि बांटा गया जाता है। 3 महीना को पहला ट्राइमेस्टर, अगला 3 महीना जो होता है 6 महीना तक तो उसको दूसरा, फिर 9 महीना तक तीसरा ट्राइमेस्टर। तो 9 महीना जो गर्भ अवस्था का समय होते हैं उसको 3 ट्राइमेस्टर के टर्म में बांटे जाते हैं। और उसी में पूछ रहे हैं आपको कि दूसरा ट्राइमेस्टर मतलब कि 3 महीना के बाद जब गर्भ धारण पूरा हो जाता है 3 महीना के बाद तो वो दूसरे ट्राइमेस्टर में चला जाते हैं। तो कह रहे हैं उसका महत्वपूर्ण लक्षण क्या है दूसरे ट्राइमेस्टर का, एमेनेरिया या क्विकनिंग या वॉमिटिंग मतलब उल्टियाँ आना। तो वॉमिटिंग तो स्टार्टिंग में ही आ जाता है, गर्भ धारण होने के कुछ ही हफ्तों के बाद वॉमिटिंग आने लगता है, तो ये दूसरे ट्राइमेस्टर में तो होंगे नहीं। अगला है एनोरेक्सिया, तो क्या हो जाएगा, तो मतलब दूसरे ट्राइमेस्टर का जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो क्या है, क्विकनिंग। क्या है, क्विकनिंग दूसरे ट्राइमेस्टर का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि फीटस की सुरक्षा के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है। जैसे इसमें दिया गया है ऑप्शन आपका डिसाइडुआ या एमनियोटिक फ्लूइड या कार्पस ल्यूटियम या येल्क सेक। तो क्या होता है, तो फीटस की सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार होता है वो है आपका कार्पस ल्यूटियम। क्या है, कार्पस ल्यूटियम। तो करेक्ट आंसर आप कार्पस ल्यूटियम नहीं होंगे, आपका हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड। क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड ही फीटस की सुरक्षा की मतलब कि संरचना के जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन है कि कार्पस ल्यूटियम, जो कार्पस ल्यूटियम है उसका विकसित होता है कहाँ, नेफ्रोस्टोम में या ओसाइट में या ग्राफियन फॉलिकल में या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो कार्पस जो ल्यूटियम का विकास होता है वो ग्राफियन फॉलिफियन में होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल में इसका विकास होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला में रक्त अल्पता सामान्य रूप से पाया जाता है। मतलब कि रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी बहुप्रसव महिला में, जिसका बहुत बार प्रसव हुआ हो उसमें, या बच्चा धारक महिला में, या निम्न आयु की महिला में। तो आपको तीनों ऑप्शन लग रहा है ना सही होंगे। मतलब कि रक्त जब बच्चा धारण करता है तो उस समय में भी
रक्त की महिला में कमियां होती है, इसलिए उस समय में आयरन की जो मेडिसिन रहते हैं, जो भी टॉनिक होते हैं वो दिए जाते हैं, या फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं खाने के लिए, डॉक्टर्स उसका सजेशन देते हैं। और ज़्यादा बार बहुप्रसव महिला में भी जो रक्तता का अल्पता होती है, मतलब रक्त की कमी होती थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन इसका सही है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि ग्रीवा धब्बा को लेने के लिए, कह रहा है कि ग्रीवा धब्बा को लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? क्या दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोपोस्कोप, या वेजाइनोस्कोप, या आइजर पेट्यूला, या पाइपर फॉरसेप्स। तो क्या हो जाएगा? मतलब कि ग्रीवा धब्बा को लेने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इस केस में आइजर पेट्यूला का उपयोग किया जाता है। किसका? आइजर जो आइजर स्पेट्यूला होते हैं उसका उपयोग किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि गर्भधारण, क्या कह रहा है? गर्भधारण के 7 सप्ताह बाद, कितने सप्ताह? तो 7 सप्ताह बाद गर्भधारण के उत्पाद को क्या कहा जाता है? जब गर्भधारण होते हैं तो उसके 7 सप्ताह बाद जो गर्भधारण से जो उत्पाद जो बनता है उसको क्या कुछ कहे जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। युग्मनज। तो युग्मनज क्या होता है? मतलब कि जैसे कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें मतलब कि नर का जो स्पर्म होती है मादा का अंडाशय में मिलते हैं, तो उसमें जायोट युग्मनज का क्या होता है? फॉर्मेशन होते हैं, और इससे गर्भधारण होने की मतलब कि पुष्टि होती है, और धीरे धीरे वो क्या होती है कि भ्रूण का रूप लेने लगते हैं। तो क्या हो जाएगा? मतलब कि गर्भधारण के 7 सप्ताह बाद गर्भधारण के उत्पादन को क्या कहा जाता है? भ्रूण कहते हैं, और यही धीरे धीरे नवजात के फॉर्म मतलब कि नवजात का रूप लेने लगता है, नवजात शिशु का रूप लेने लगता है भ्रूण ही, क्योंकि इसमें जान आ जाती है, मतलब कि यह एक तरीके से जीव बन जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि गर्भधारण के 7 सप्ताह बाद जो गर्भधारण का उत्पाद होता है, जो उससे बनता है, उसको भ्रूण कहते हैं। अगला है कि वैक्यूम जो एक्सट्रैक्शन की तुलना में फॉरसेप्स डिलीवरी में किसका खतरा अधिक होता है? वैक्यूम क्लीनर से होता है ना डिलीवरी का, मतलब कि जब डिलीवरी किए जाते हैं तो उस समय उसका यूज किए जाते हैं, मतलब कि वैक्यूम एक्सट्रैक्शन मतलब कि यूज किए जाते हैं। वैक्यूम क्लीनर हम गलत बोल दिए, वो तो आपको 3 इडियट फिल्म में देखने को मिलते हैं। 3 इडियट फिल्म जो था उसमें आपको वैक्यूम क्लीनर से किया जाता है डिलीवरी, उस लास्ट में जो सीन रहता है, तो वो नहीं है यहाँ पर। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन मतलब कि डिलीवरी के समय यूज किए जाते हैं। कारण कि इसकी तुलना में जो फॉरसेप्स डिलीवरी होती है वो कितना अधिक मतलब कि उसका कितना अधिक खतरा होता है? चेहरे की सूक्ष्म चोट, या चेहरे मतलब कि क्या चीज़ किसका खतरा अधिक रहता है वो पूछ रहा है। चेहरे की जो सूक्ष्म चोट है उसका, या सिफेल हीमेटोमा, या रेटिना में रक्तस्राव, या कपाल के भीतर रक्तस्राव। तो इस अगर वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में जो फॉरसेप्स डिलीवरी है उसमें क्या चीज़ का खतरा बना रहता है? तो इसमें आपका चेहरे की जो सूक्ष्म चोट है उसकी खतरा बने रहते हैं। तो करेक्ट आंसर मतलब कि चेहरे पे चोट लगने की, सूक्ष्म चोट लगने की खतरा बने रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें वैक्यूम में तो प्रेशर क्रिएट होता है, तो इसमें वैसा मतलब कि ये खतरा नहीं बना रहता है, लेकिन इसमें मतलब कि
फॉर सेफस्ट डिलीवरी में चेहरे की सूक्ष्म चोट की खतरा अधिक बना रहता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि शुक्राणु, अभी हमने आपको बताए थे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि शुक्राणु का अंडे की झिल्ली में भेदन में सम्मिलित भाग कौन होता है। जो मेल का जो स्पर्म होता है वो फीमेल के अंडे से में मतलब प्रवेश करती है, तो पहले उसकी जो बाहरी झिल्ली होती है उसको भेदन करेंगे तब ना अंदर जा पाएगा। तो वही कह रहा है कि झिल्ली के भेदन में सम्मिलित भाग कौन होता है, एलोसोम या टेल या ऑटोसोम या एक्रोसोम। तो कौन सा भाग रहता है भाग इसमें, मतलब कि जो अंडाशय की झिल्ली का भेदन में भाग लेता है तो इसमें एक्रोसोम भाग लेता है। क्या लेता है, एक्रोसोम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि गर्भ अवस्था के दौरान उदर के नीचे, पेट के नीचे भाग में बनने वाली जो सफ़ेद धारियाँ क्या कहलाती है। मतलब कि पेट के नीचे भाग में सफ़ेद सफ़ेद जो धारियाँ बन जाती है वो अमूमन गर्भ धारण की अवस्था या गर्भावस्था के दौरान वो मतलब पेट में बन जाते हैं, मतलब कि वाइट धारियाँ बनते हैं, निखार जैसे आ जाते हैं। तो वही कह रहा है कि मतलब कि गर्भ अवस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली जो सफ़ेद धारियाँ जो होती है वो क्या कहलाती है, क्या है, गर्भाशय गर्भ अवस्था, नकाम या लीनिया नाइग्रा या एस्ट्राग्रेविडेरम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसको क्या कहे जाते हैं, जो सफ़ेद धारियाँ होती है तो उसे क्या कहा जाता है, एस्ट्राग्रेविडेरम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, तो चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान गाल, मतलब कि गाल में, सिर तथा आँखों के चारों ओर होने वाली अत्यधिक रंजकता को क्या कहा जाता है। मतलब कि गर्भ अवस्था धारण के बाद गाल में आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं, सिर में, आँखों के जो चारों ओर होती है, मतलब आँख के आवरण के चारों, मतलब कि आँख के आसपास चारों ओर जो होने वाली रंजकता होती है तो उसको क्या कुछ कहा जाता है, क्लोइज्मा ग्रेविडेरम या लीनिया नाइग्रा या एस्ट्राग्रेविडेरम या मोंटोगोमेरिया ट्यूबरसल क्या कहा जाता है इसको। तो इसे एलोएक्जिमा क्या कहा जाता है, एलोएक्जिमा ग्रेविडेरम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर गर्भ अवस्था के दौरान गालों, सिर और आँख के चारों ओर ये मतलब कि देखने को मिलते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन रंजकता जैसे देखने को मिलते हैं तो उसको क्या कहे जाते हैं, क्लोएक्जिमा ग्रेविडेरम। गर्भनाल से लेकर क्वेश्चन है, गर्भनाल में क्या होता है, नाभिक होता है, प्लेसेंटा या डिस्कर प्रोलीजेस या उपयुक्त धमनी एवं शीरा। तो गर्भनाल में क्या होता है, तो धमनियाँ होती हैं और शीरा होती हैं। ठीक है, जो कि रक्त आदान प्रदान मतलब पहुंचाने का कार्य करता है। तो उसमें क्या होती है, तो गर्भनाल में उपरोक्त जो अपरा पोषक धमनियाँ एवं शीरा उसमें मौजूद होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति भारत में प्रसवकालीन जो मोर्बिडिटी तथा मोर्टालिटी का मुख्य कारण बना हुआ है, जन्मजात विकार
या समय पूर्व प्रसव या गर्भाशय के अंदर भ्रूण की वृद्धि में अवरोध या संक्रमण। तो इससे क्या होते हैं, तो समय पूर्व प्रसव बना रहता है। भारत में ज़्यादातर इसका मुख्य कारण क्या होता है, समय पूर्व प्रसव, मतलब कि समय से पहले प्रसव हो जाना। अगला है कि मानव में निषेचन स्थल क्या है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया मानव में कहाँ होती है। योनि में, योनि में तो होता नहीं है, मतलब कि ये क्या है, एक मतलब कि स्पर्म जाने का एक मार्ग है जो कि मेल का स्पर्म जाता है। तो ये मतलब कि इसमें इसकी प्रक्रिया स्थल माना नहीं जा सकता है। जैसे अंडाशय, गर्भाशय या डिम्ब वाहिनी। तो निषेचन का जो स्थल है वो मेनली डिम्ब वाहिनी को ही कहा जाता है। किसको, निषेचन की जो प्रोसेस है वो मतलब कि स्थल है वो क्या है, डिम्ब वाहिनी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि गर्भाशय के बाहर गर्भाशयी एंडोमेट्रियल जो ऊतक की असामान्य वृद्धि कहलाती है, क्या सिस्टमिक फाइब्रोसिस या एंडोमेट्रियोसिस या मेट्रोरेजिया या मेनोरेजिया। तो गर्भाशय के बाहर जो गर्भाशयी एंडोमेट्रियल ऊतक की जो असामान्य वृद्धि होती है उसको कहे जाते हैं मेट्रोरेजिया। क्या कहा जाता है, तो मेट्रोरेजिया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है कि प्री एक्लैम्सिया में इच्छित औषधि है। प्री एक्लैम्सिया में कौन से इच्छित औषधि है, डोपामिन या मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो क्या होते हैं, तो प्री एक्लैम्सिया में जो इच्छित औषधि है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या लिखेंगे, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत ही आसान क्वेश्चन आज आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, इजीली क्वेश्चन सभी देखने को मिल रहे हैं। तो आगे चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये सब आप लोग एक बार पढ़िएगा, जैसे क्लास करते हैं, नोट्स आपको मिला हुआ है। नोट्स तो बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि रिवाइज तो उसी से करिएगा। एक बार आप नोट्स से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो एक ही क्लास हो रहे हैं। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने पर एक दिन में 2 क्लास लेंगे, इसलिए आप लोग को नए बैच में कहते हैं जुड़े रहने के लिए। तो अभी आप लोग जो पढ़ाते हैं उसको एक बार क्लास में देखिए, रिवाइज करिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको एक दिन में नहीं करा रहे हैं कि आपको बर्डन लगे। एक दिन में 25 क्वेश्चन के अप्रॉक्स ही करवाते हैं। एक दिन में कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन बता रहे तो 25 ही होगा, उससे आने वाले और भी जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको आसपास जहाँ पर भी डिटेल्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर बता ही देते हैं। तो इतना क्वेश्चन आप सबको एक दिन के लिए काफ़ी रहता है। धीरे धीरे जब हम लोग रिवाइज कर लेंगे या सब चीज़ को एक बार रफली पढ़ लेंगे तो पूरे सिलेबस को, तो हम लोग एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। वहाँ पर मैराथन क्लास होंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गर्भ अवस्था में जिफी एस्टर्म से सिम्फिसिस जो पश्च तक मध्य में पाए जाने वाला जो भूरा काला वर्ण युक्त क्षेत्र होता है वो क्या मतलब कि क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लोएज्मा ग्रेविडेरम या लीनिया नाइग्रा एस्ट्रेग्रेविडेरम या मोंटगोमेरी ट्यूबरक्सल। तो क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो लीनिया नाइग्रा। क्या कहलाता है, ये लीनिया नाइग्रा कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण जो एमनियोटिक द्रव है उसका रंग हरा होता है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और हमें देखने को मिले थे। क्या दिया है ऑप्शन, लेनुगो या हाइड्रो एमनियोस या मिकोनियम या वर्नेक्स। तो क्या हो जाएगा, मतलब किस कारण से जो एमनियोटिक द्रव है उसका रंग क्या होता है, हरा रंग का होता है। तो ये वर्निक्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, वर्निक्स के कारण। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है कि गर्भाशय ग्रीवा का बैंगनी नीला रंग होना कौन सा चिन्ह है, यह आपसे पूछा जा रहा है कि गर्भाशय ग्रीवा का बैंगनी नीला रंग, मतलब कि बैंगनी नीला होना कौन सा चिन्ह कहलाता है। ब्रैक्सटन हिक या चैडविक साइन या गुएल साइन या मैकडोनल्ड साइन। तो क्या कहा जाता है, गर्भाशय ग्रीवा का बैंगनी नीला रंग होना कौन सा चिन्ह है। तो ये आपका है चैडविक साइन। क्या है, चैडविक साइन। चैडविक साइन के बारे में आप लोगों को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में और भी डिटेल्स में क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पर और भी डिटेल्स में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। आगे के क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और जो भी स्टूडेंट क्लास में नहीं जुड़े हैं इस नंबर पर कॉल करके, अभी आप लोगों को ज़्यादा क्लास नहीं छूटे हैं नया बैच का, इसलिए इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। जो पुराने स्टूडेंट है वो भी जुड़ जाइएगा, नहीं तो आप लोगों को भी क्लासेस मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग आगे की जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज वो इतना क्वेश्चन हम लोग कर लिए।